मैं हूं प्रभु चावला। एक बार आपको बता दूं, जी और जी जी। न्यू इन्वेस्टर ग्रुप की नई प्रॉपर्टी नया प्रोग्राम एक्सप्रेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मेरे को आशा है कि आप हमेशा की तरह से स्वतंत्रता से बोलेंगे, निर्भीक होकर के बोलेंगे। और जैसे कहते हैं ना, कोर्ट में गीता पे हाथ रखकर कहता हूं, सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। जिंदगी भर निभाया भी है इसको। राजनीति है ना, इसलिए राजनीति में सच कम होता है। बाकी जो आप बोलना चाहें बोलिए, हम सब सुनेंगे। आप जी जी। लाइव ट्विटर पे, फेसबुक पे लगभग 14 करोड़ लोग हैं हमारे जो रीच में आते हैं। कितने जी देखेंगे तो देखने को पता लगेगा। बहुत बढ़िया सर। एक बात बताइए, पिछले 2.5 महीने, आपको मैं 40 साल से जानता हूँ, पिछले 2.5 महीने आपने कैसे बताया? बहुत लगता होगा कि मुश्किल कभी जिंदगी में ऐसी देखी नहीं होगी। नहीं, 2.5 महीने तो स्थिति ऐसा माहौल बन गया है देश के अंदर, तो लोगों ने भी स्वीकार किया जो महामारी का माहौल है विश्व के अंदर, देश के अंदर। तो जो कहा गया वो पब्लिक ने स्वीकार किया, चाहे केंद्र सरकार ने कहा और राज्य सरकार ने कहा। उसी रूप में उन्होंने डिसिप्लिन मेंटेन भी किया। और जो कुछ भी एडवाइजरी जारी हुई थी केंद्र से भी, या हम लोगों ने रिव्यू करके हमने अपनी सलाह जारी करी, उसको लोगों ने माना भी है। अशोक जी, आप तो क्यों सीनियर मुख्यमंत्री हैं, आपकी साख भी वहां हैं, बहुत एक्टिव रहे हैं, जनता ने साथ तो दिया। पर मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ कि आपने व्यक्तिगत तरीके से अपने आप को कैसे परिवर्तित किया कि आप भी घर में बंद रह करके क्या क्या नई चीजें आपने क्या? देखिए, मैं पूरी तरह समर्पित रहा कोविड-19 के मुकाबला करने के लिए। और इसीलिए लगातार 2-2.5 महीने हम लोगों ने पता नहीं सैकड़ों विसी कर ली सभी तरह से, सभी विभागों से, सभी राज्य के कलेक्टर, एसपी। इवन आपको जान खुशी होगी कि 13,000 सेंटर जोड़े हमने 5 साल पहले। तमाम सरपंचों तक से बात कर ली, ग्राम सेवक, पटवारी हो, तो सब मशीनरी को एक्टिव रखा और लगातार रिव्यू करते गए कौन जिले में क्या स्थिति है कोविड-19 की, पॉजिटिव के लिए कितने आ रहे हैं, क्या क्या कदम उठाने चाहिए। और नंबर 2 कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का हमने बड़ा बेड़ा उठाया कि जो हमारे यहाँ पहले पुणे और दिल्ली भेजते थे सैंपल को, आज हमारे यहाँ करीब 14,000 सैंपल पर डे टेस्ट हो रहे हैं। और जल्दी ही हम 25,000 में पहुंचने वाले हैं 15 दिन के अंदर अंदर। हमने मशीन मंगाई है अमेरिका से, कोवाड के नाम से, जिसका जिसका आप समझ लीजिए 4,000 टेस्ट पर डे होंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बहुत मजबूत किया है। और मैंने तमाम, आपको आश्चर्य होगा, 21 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी 2 दिन तक लगातार। तमाम एमएलए, तमाम विपक्षी नेता, तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, तमाम बीजेपी के अध्यक्ष जो भी थे, सबने, स्पीकर साहब ने, सबने भाग लिया। 21 घंटे में बैठ करके जो भी राजस्थान में हो रहा है, फीडबैक मिल रहा है, उस पर हमने चर्चाएं करी। तो कोई हमने अशोक जी, मैं आपको आपको करी। आपको जरा एक मिनट, आपने इतनी सारी चीजें अच्छी की हैं। मेरे को लगता है आज जैसे आप हम बात कर रहे हैं, राजस्थान में कोरोना के भारत देश के अंदर भी बढ़ रहे हैं, परंतु आपके यहाँ भीलवाड़ा एक अच्छा मॉडल था, उसको कंट्रोल किया आपने। पर सारे राजस्थान में अभी भी कंट्रोल में पूरा क्यों नहीं आ रहा है? इसका कारण क्या है? देखिए, करीब करीब संख्या बढ़ी है तो कोई दो राय नहीं। क्योंकि बाहर से जब माइग्रेंट लेबर भी आए थे, प्रवासी आए थे, तो करीब लगभग आप समझ लीजिए 3,000 के लगभग तो वही हो गए, पॉजिटिव केस हो गए। और बाकी हमारे यहाँ आपको आश्चर्य होगा कि हमारे पैरामीटर बहुत शानदार है। जिस प्रकार से यहाँ पर रिकवरी रेट 70% रिकवरी रेट है, देश में कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पर हमारे टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं पर मिलियन 5,700, जबकि नेशनल लेवल 3,000 लगभग है। और हमारे यहाँ पर डब्ल्यू रेट 20 दिन की है, जबकि पूरे देश के अंदर 16 दिन की है। तो प्रवासियों के कारण कुछ संख्या बढ़ गई थी। अब कंट्रोल में जयपुर, जोधपुर, सब जगह संख्या बढ़ गई थी। आज हमारी स्थिति सब जगह कंट्रोल में है। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने ये भी ध्यान रखा कि कोविड के साथ साथ में नॉन कोविड पेशेंट का भी ध्यान रखें हम लोग। तो करीब 500 गाड़ी लगाई हम लोगों ने, 700 गाड़ी, पहले 500 फिर 200 बढ़ा दी, मोबाइल वैन्स गांव गांव के अंदर, जिससे कि लोगों को तकलीफ नहीं हो। और करीब 60,000 पेशेंट का अभी तक उस पर इलाज किया गया। टीकाकरण का काम भी साथ साथ चला गया, ये वैक्सीनेशन का भी, उसमें बच्चों को उनकी डिलीवरी होने वाली माँ को तकलीफ नहीं हो, वो काम भी हमने साथ में किया। और इसी प्रकार से हमने
डिलीवरी को भी बाकायदा ट्रैकिंग करी डिलीवरी की महिलाओं की, तो लगभग आपको जान के खुशी होगी कि 1 लाख के लगभग मार्च में 1 लाख के लगभग अप्रैल के अंदर डिलीवरी हुई। पिछले साल भी इस साल भी थोड़े बहुत आंकड़ों में फर्क होगा। तो उन सबको मैनेज किया हम लोगों ने। कहने का मतलब कि इस कोविड के 19 के लॉकडाउन के बावजूद भी लगभग डिलीवरी संस्थागत इतनी हुई थी जो पिछले साल हुई थी। इस प्रकार से हमने हर चीज में ध्यान रखा और उसका लाभ हमें मिला है। राजस्थान में आज सब स्थिति कंट्रोल में, राजस्थान की जनता में पूरा विश्वास है, सरकार पर कॉन्फिडेंस है कि नहीं जो कंट्रोल किया गया वो अच्छा कंट्रोल किया गया। अशोक जी, आप एक बात बताइए कि बुरा वक्त टल गया या अभी बुरा और भी हो सकता है? देखिए, दोनों बातें हैं जो सुनते थे डॉक्टरों से। कुछ लोग कहते हैं जल्दी समाप्त हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं अभी तो जुलाई अगस्त में आना बाकी है। अभी सकते हैं बहुत ज्यादा संख्या में लोग। या तो हमारी ये तैयारी है, हमने क्या किया है कि तमाम तरीके से मैनेजमेंट पहले से राजस्थान वो राज्य था देश के अंदर जहां हमने फ्री मेडिसिन स्कीम चला रखी थी, फ्री टेस्ट हो रहे थे, बल्कि बुजुर्गों के सीधे के सीटी स्कैन हमारे भी फ्री हो रहे थे। हमने तमाम तरीके से अच्छा मैनेजमेंट कर रखा था। फिर हमने एक अभियान चलाया था पिछले दिसंबर में, निरोगी राजस्थान की प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़े, कैसे उसको आगे बढ़ाए। अभियान चल ही रहा था, कोरोना आ गया, तो जो सिस्टम ने बनाया था घर घर सर्वे करने का, टीमें बनाने का, वो हमारी भीलवाड़ा में काम आई थी। 3000 टीमों ने काम किया वहां पर, घर घर जाके सर्वे किया, स्क्रीनिंग करी और 14000 वहां पे जो सिम्टम्स थे जिनके उनके टेस्ट भी किए, क्वारंटाइन बड़ी संख्या में किया भीलवाड़ा के अंदर। वही फॉर्मूला हमने समझ रखा। पर मैं तो कहना चाह रहा था आपको कि अब हमने क्या किया, मेंबर पार्लियामेंट के जो फंड 2 साल का होता है एमपी राइट फंड, उनको उन्होंने खत्म कर दिया। हमने क्या किया, खत्म करने की बजाय, हालांकि फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही नाजुक है राज्यों में, फिर भी हमने उचित समझा कोरोना पता नहीं क्या रूप लेगा आने वाले वक्त के अंदर, तो लगभग 900 करोड़ रुपया जो एमएलए फंड के होते हैं 2 साल में, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है। तमाम पैसा खर्च होगा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में, मेडिकल हेल्थ के लिए। इसके मायने गांव में चाहे वो सब सेंटर हो, पीएचसी हो, सीएचसी हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सबके अंदर हमारे कहीं सोनोग्राफी, कहीं एक्सरे मशीन, कहीं सीटी स्कैन और सब तरह के काम वहां पर होंगे, तो हम लोग और मजबूत हो जाएंगे। हमारा दृढ़ संकल्प है कि ये कोविड-19 और कोरोना की जो महामारी है कोई रूप ले ले, हम सब राजस्थानवासी मिलकर उसका मुकाबला करेंगे और विजय प्राप्त करेंगे, हमारा संकल्प है। इसीलिए आप एक सतर्क है, हमने नारा दिया था राजस्थान सतर्क है, कोई भूखा नहीं सोएगा। तो आपको यानी खुशी होगी, भूखा नहीं सोएगा का स्लोगन दिया सरकार ने, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमदाद करी फाइनेंशियली, कैश में, काइंड में, पर पब्लिक ने भी, बाबा साहब ने, संस्थाओं ने भी कोई कमी नहीं रखी, शानदार तरीके से काम किया। करीब 4 करोड़ खाने के पैकेट बांटे गए, पके हुए खाने के। मैं उस पर आऊंगा अशोक जी, एक एक करके आते हैं। जो आपने एक बहुत बड़ी बात की कि 900 करोड़ रुपए जो एमएलए फंड है उसको आपने खर्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा और भी पैसे बढ़ाए आपने? कितना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हेल्थ के ऊपर पैसा बहुत कम होता है, स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन हेल्थ के ऊपर खर्च नहीं करती है। तो राजस्थान सरकार ने आपके नेतृत्व में कितना एक्स्ट्रा पैसा बजट दिया हेल्थ के लिए? आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे डॉक्टर लोग आते हैं जी, वो कहते हैं कि आप ऐसा तो कभी देखा ही नहीं कि जो आप सरकार की तरफ में छूट मिली है, चाहे पीपीई किट्स हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स हो, आईसीयू के वार्ड का एक्सपेंशन हो, दवाइयां हो, कोई कमी है ही नहीं यहाँ पर। टेस्टिंग की लेबोरेटरी आपको खुशी होगी कि पहले मैंने कहा बाहर जाते थे टेस्ट करने, आज हमारे 20 जिलों के अंदर टेस्टिंग लेबोरेटरी हमने स्थापित कर दी है। और नंबर 2, 33 जिले राजस्थान में है। एकमात्र राजस्थान देश का राज्य बनेगा कि हर जिले में टेस्टिंग होगी। इस प्रकार हमने काम किया है। अब जहां तक आपने कहा बजट कितना खर्च कर रहे हैं, तो बजट जो हमने बजट में रखा है अभी इतने बजट में, उसमें कोई कमी नहीं होगी। नंबर 1, ये जो 900 करोड़ मैंने बात की वो एक्स्ट्रा करी है, उसके अलावा जो पैसा है उसको भी हम खर्च करेंगे, इसके लिए डाइवर्ट कर दिया गया, ये मैंने कहा आपको। और सभी जिलों में जो हमारे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं वहां पे भी हम लोगों ने बड़े रूप में टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित करी है। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया हम लोगों ने, प्राइवेट सेक्टर को भी। इसलिए आज करीब 38 जगह पर हमारी टेस्टिंग हो रही है, प्राइवेट मिलाकर के सब जगह।
मैं मुख्यमंत्री एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ उसी बात पे कि इतना सारा स्ट्रक्चर आपने खड़ा किया, भीलवाड़ा एग्जाम्पल आपका है, राजस्थान में केस बढ़ रहे हैं, बाकी देश में भी केस बढ़ रहे हैं। आपको जो पीक फिगर जो आपके एडवाइजर्स ने कहा होगा कि सितंबर में या अगस्त तक जब खत्म होगा, तब तक कितनी संख्या होने की आशंका है आपको? ये फिगर तो अभी कोई देने की स्थिति में है नहीं, ना हम उनसे मांग रहे हैं, जी क्योंकि कई तरह के कैलकुलेशन हो रहे हैं देश के अंदर, दुनिया के अंदर। आप खुद देखते होंगे जी। कि एक्सपर्ट अपनी राय बता रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं। केवल प्रिडिक्शन से ही साबित नहीं हो रहे हैं कई जगह पर। कई लोगों ने कहा था मई के एंड तक तो खत्म हो जाएगा देश के अंदर। हाँ, गर्मी आएगी तो खत्म हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, तो वो भी आप देख लो कि वो कोरोना का मिजाज जो है वो अलग तरीके का है। वो नहीं भी मुख्यमंत्री, अशोक जी, खत्म बात होने यह है की कि नहीं है, वो हमें सावधानी देना पड़ेगा। भारत जो है सारे वर्ल्ड के अंदर 7वें नंबर पे आ गया इन टर्म्स ऑफ नंबर। हालांकि हमारे से 135 करोड़ पॉपुलेशन है, उस हिसाब से हमारे यहाँ केवल 4% 3% लोग प्रभावित हैं, उससे ज्यादा नहीं है। परंतु लगता नहीं कि बाकी देशों में तो कर्व फ्लैटन हो गई है या केसेस कम होते चले जा रहे हैं, हमारे यहाँ अभी भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि लॉकडाउन जो हुआ है उससे केसेस कम होने के बजाय, राहुल गांधी जी ने आज स्टेटमेंट दिया है कि लॉकडाउन कम होने के बाद ये पहला देश है जिसके अंदर जब अनलॉक किया तो केस बढ़ने शुरू हो गए। राहुल जी की सोच तो आपको मालूम है, 12 फरवरी को उन्होंने कहा था, जो उनकी सोच थी, जो उनका फीडबैक था, उसके अकॉर्डिंग टू उनका मानना था कि हमें टेस्टिंग में जोर देना चाहिए और इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। वो गंभीरता से सरकार ले नहीं पाई। 24 मार्च को पहली बार कदम उठाए गए, लॉकडाउन किया गया। उसका नुकसान तो में हुआ कि 4 घंटे के लॉकडाउन में कितना नुकसान हुआ आप देख चुके हो। मजदूरों की स्थिति क्या बनी, इकोनॉमिक की स्थिति कहाँ पहुंच गई, सब बातें हमारे सामने है। पर राहुल गांधी ने भी कहा हम पुरानी बातों को डिस्कस नहीं करना चाहते हैं देश हित के अंदर। आगे सरकार क्या करना चाहती है वो बताए देशवासियों को, जिससे कि हम विपक्षी पार्टी अपने सुझाव दे सकें। अभी तक उस रूप में प्राइम मिनिस्टर साहब को आगे आना चाहिए कहने के लिए कि राहुल गांधी ने अगर ये बातें कही है तो हम सब मिलके जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं उसमें हमारी आगे की प्लानिंग ये है, उसमें उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। आज मैं कहना चाहूंगा केंद्र सरकार को चाहिए कि पूरा विश्लेषण करे, जो भी आपने क्वेश्चन उठाया उसका भी करे कि क्या कारण था लॉकडाउन के बाद में संख्या बढ़ी है जो कम होनी चाहिए थी। अब क्या क्या हमें और स्टेप उठाने पड़ेंगे, किस प्रकार से हमें जो स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करना देश के अंदर, और बिना केंद्र के सहयोग से राज्य सरकारें कर नहीं पाएंगी। नहीं अशोक जी, मैं एक आपसे पूछना, जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने 23 फरवरी को सवाल उठाया था, सोनिया जी और राहुल जी और प्रियंका जी समय समय पर बयान देती रही हैं इसके बारे के अंदर कि ये करना चाहिए। आपकी मांग ये है, जो मैंने समझा आपसे, कि प्रधानमंत्री मोदी जी को सोनिया जी या राहुल जी जो सुझाव दिए हैं उसके बारे में रिस्पॉन्स देना चाहिए। मेरा मानना यह है कि देखिए, सोनिया जी ने तो पत्र लिखा प्राइम मिनिस्टर साहब को, मोदी जी को, और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी मिलेगी आप, और तमाम विपक्षी पार्टियों की मंशा यही है कि हम सब मिलकर कोविड-19 का मुकाबला करें और सरकार को सहयोग दें। अब आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट भी, आपको मालूम है कि विपक्षी पार्टी अपनी बात कहती है, सत्ता पक्ष को चाहिए वो अन्यथा नहीं ले। हर चीज का आप अगर ये मानोगे विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे और कैसे मिलकर मुकाबला करेंगे। अगर विपक्षी पार्टी सुझाव देती है तो उनको लेना चाहिए सुझाव के रूप में, कोई स्वीकार करे अथवा नहीं करे तो सरकार के हाथ में होता है। पर जैसे ही कोई सुझाव दे, जैसे ही कोई राहुल गांधी को कमेंट करे, जैसे राहुल गांधी आगे मजदूर से मिले, जैसे प्रियंका गांधी पर ऑफर करे, उसी वक्त में इनकी जो टीमें बनी हुई है मोदी जी की, अमित शाह जी की, मंत्रिमंडल के साथियों की, उनको उतारते मैदान के अंदर। और वो टीवी वाले आप देखते हो कि पूरे देश के अंदर टीवी की हालत क्या कर रखी है। वो मीडिया वाले एक साथ चल पड़ते हैं अटैक करने के लिए, तो ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। अरे भाई, असली मुद्दा है मजदूर कैसे घर पहुंचे, उसके लिए राहुल गांधी अगर इशारा करे तो उसको अच्छे रूप में लेना चाहिए। श्रमिकों को पैसा मत लो, अगर सोनिया गांधी कहती है उस पर आपको रेस्पॉन्ड करना चाहिए, बजाय का आप ये असत्य बोलो 85% रेलवे किराया तो सरकार दे रही है। ये जो माहौल इस प्रकार बिगाड़ते हैं वो अच्छी बात नहीं। सत्ता वालों को तो बड़ा दिल रखना पड़ता है,
और विपक्ष को साथ लेके चलने की कोशिश करनी पड़ती है जो सत्ता में पार्टी होती है उसको। लेकिन मैं चाहता हूँ राजस्थान में तो मैं कर रहा हूँ, तमाम विपक्षी पार्टियों को साथ लेके चल रहा हूँ। थोड़ी बहुत आलोचना भी करते हैं उनको मैं दरकिनार करता हूँ, पर मैं उनसे बात करता हूँ, पत्रों का जवाब देता हूँ, उनको बुला के मीटिंग करता हूँ। तो ये तरीका केंद्र में अपनाना चाहिए था। अशोक जी, आपने कई बात अच्छी बात कही कि जितनी में रूलिंग पार्टी है, सत्ताधारी दल जो है, जब भी राहुल गांधी कुछ करते हैं या सोनिया जी कुछ करते हैं तो सारे के सारे उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे सच्ची बात पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री के साथ आपकी 5 वीडियो कॉन्फ्रेंसेज हुई चीफ मिनिस्टर्स की, उसे आपने सुझाव भी दिए होंगे क्योंकि कई चीजें आपने बताई नहीं लोगों को। मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूँ सवाल कि आपने कितने सुझाव दिए और उसमें उन्होंने कितने एक्सेप्ट किए या नहीं किए? देखिए, मैंने उनको कुछ सुझाव दिए थे, बहुत ही सिंपल थे, वो कोई बहुत कठिन नहीं थे जी। फॉर्चुनेटली वो उनको स्वीकार नहीं कर पाए हैं। जैसे किया भी है तो अधूरा किए। मैं बताना चाहूंगा आपको, मैंने कहा आरबीआई जो पैसा दे रही है वेजिंग मिनट्स के अंदर उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए। हमने कहा कि जो कर्जे होते हैं राज्यों पर कॉर्पोरेशन के केंद्र सरकार में, तो 6 महीने का मॉनिटरिंग देना चाहिए राज्य सरकार को, जिससे कि वो पैरों पे खड़ी होगी तो चुका पाएगी। अभी तो रेवेन्यू आने बंद हो गया है लॉकडाउन के अंदर। नंबर 3 हमने कहा था कि आप जीडीपी का 3% लोन ले सकते हैं हम लोग, राज्य सरकारें उनको 5% कीजिए। उन्होंने 5% घोषणा की 20 लाख करोड़ के पैकेज में, परंतु उन्होंने उसके साथ शर्तें बांध दी, 6 बांध दी जिसकी जरूरत नहीं थी। तो बहुत सिंपल सवाल थे। एक मैंने सुझाव दिया था शुरू के अंदर कि भाई जब रेवेन्यू खत्म हो गई है राज्यों के अंदर, सब राज्यों में, जब कोई बड़ी बड़ी सरकार हो और आपके पास तो आरबीआई है केंद्र के पास में, हालांकि केंद्र सरकार की रेवेन्यू भी कम हो गई है, परंतु उनके पास आरबीआई का एक सोर्स है, नोट छापने की मशीन उनके पास में है, राज्यों के पास में कुछ नहीं है। असली लड़ाई लड़ रहे हैं कोई देश के अंदर तो लड़ रहे हैं, राज्य सरकारें लड़ रही है, केंद्र सरकार तो खाली वो गाइडेंस दे रही है, कानून बना करके दे रही है। तो मैंने कहा कि आप 1 लाख करोड़ का ग्रांट दीजिए राज्यों को, सब राज्यों को मिला के 1 लाख करोड़, मतलब किसी को 5,000 मिलते, किसी को 7,000 मिलते, और इस प्रकार से पैसा मिलता, पर कम से कम कोविड-19 से लड़ने का एक मुकाबला हौसला बढ़ता। वो भी नहीं मानी गई बात। और महानरेगा के लिए सोनिया गांधी जी ने सुझाव दिया था कि जो मजदूर बेचारे हैं उनको 21 दिन का आप एडवांस दे दीजिए मजदूरी, क्योंकि वो अभी लॉकडाउन में बहुत तकलीफ के अंदर है। वो भी नहीं माना गया। एमएसपी के लिए मैंने कहा किसानों के लिए आप 25 से 50% कर दीजिए, वो भी नहीं माना गया। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को कई बातें कही। अभी मैंने टीडी दल के लिए कहा था, टीडी आ गई राजस्थान के अंदर, गुजरात में आने वाली है, उसको मैंने जरूर मुझसे वापस सवाल पूछा कहाँ तक टीडी आ गई, मैंने बता दिया अजमेर तक आ गई है, जैसलमेर बाड़मेर होते हुए। उसमें जरूर हल्के में देख रहा हूँ, हम लोग भी बहुत गंभीर हैं और केंद्र सरकार के मंत्रालय के लोग भी हमसे बात करते रहते हैं, क्योंकि लोकेश डिपार्टमेंट भारत सरकार के अंडर में आता है। वो मुकाबले बड़े राज्यों में इस बार 12 राज्यों में जाने की उम्मीद बन रही है, टीडियों का बड़ा हमला होगा आने वाले वक्त के अंदर। वो मुकाबला में कोविड-19 के साथ साथ करना पड़ेगा। तो अभी हालात देश में ये है कि केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें मिलकर के, चाहे वो टीडियों का मुकाबला हो, चाहे कोई तूफान आए, समुद्री तूफान आए वेस्ट बंगाल में या महाराष्ट्र में, और चाहे कोविड-19 हो, अभी पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है हम लोगों से, राज्यों से भी और केंद्र से भी, सब मिलकर इनका मुकाबला करो। अशोक, आपने इतनी लंबी बात कह दी, मैं आपसे सीधा छोटा यस एक सेंटेंस में जवाब चाहूंगा कि आजकल के जो हमारे व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं और पढ़ने वाले हैं, वो ज्यादातर आजकल एक लाइन में जवाब चाहते हैं, यस और नो में। आपके कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्रियों का जो सम्मेलन प्रधानमंत्री के साथ होता था, उसमें से मुख्यमंत्रियों की ज्यादातर बातें नहीं मानेगी, ये सच है क्या? मैंने तो जितनी मांगे मैंने रखी वो तो माने नहीं गई, तो आप समझ सकते हो कि फिर क्या मानी गई होगी। दूसरी बात अशोक जी, एक मेरी तारीफ कर रहे हैं अगर वो मान लीजिए ठीक है। नहीं, आपकी बात गई है, तारीफ कर रहे हैं तो मेरी बातों को ज्यादा तोड़ देना ये तो उनको नहीं, आपकी बात 1 लाख करोड़ की बात जैसे कही है आपने। जो दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपको लगता है कि सेंटर और स्टेट्स में, स्टेट्स के साथ जाती हो रही है सेंटर की तरफ से? वहां तो बीजेपी स्टेट्स भी है उसके अंदर।
वो मैं कहना चाहूंगा राज्यों के साथ में जो अप्रोच इनकी होनी चाहिए अभी, 20 लाख करोड़ का पैकेज का कोई मायने नहीं है जब तक कि आप राज्यों को सीधी मदद नहीं करें। क्या मोदी जी को वादा नहीं हुआ? मोदी जी को मालूम नहीं है क्या कि राज्यों की रेवेन्यू 30% पे आ गई राज्यों की, जब कोई पार्टी की सरकार हो तो कैसे वो रेवेन्यू प्राप्त करेंगे जब इंडस्ट्री चलने दे रही है? अभी इंडस्ट्री चलने लगी है तो मजदूर नहीं आ रहे हैं, तो आप बताइए मुझे रेवेन्यू वगैरह कैसे अशोक जी, प्राप्त वो रोज आप भाषण सुनते होंगे बीजेपी नेताओं के, मंत्रियों के, कि हमने किसानों के पैसे डायरेक्ट भेज दिए, हमने गैस कनेक्शन लोगों को दे दिए, हमने मजदूरों को ट्रेन में फ्री भेज दिया। ये सब चीजें जो बोल रहे हैं, ये क्या सच नहीं है क्या? आप बताइए कितनी बड़ी विडंबना है कि पूरे विश्व के अंदर हमारे मुल्क की बदनामी इसलिए हो गई कि हम सब कुछ करने के बावजूद भी प्रयास करते रहे, हम लोग कितने सफल हुए नहीं हुए अलग बात है, पर हमारा मजदूर जो था, औरतें आदमी बच्चे मर रहे हैं, डिलीवरी हो रही है, सड़कों पर हो रही है, ट्रकों में चढ़ रहे हैं, ट्रेन के अंदर 80 लोग मारे गए, 200 लोग मारे गए होंगे टोटल देश के अंदर, और ट्रेन रास्ते बोल रही है देश के अंदर। ऐसा कभी हुआ क्या आज तक? तो ये जो कुछ भी हुआ है इससे मैं समझता हूँ कि ये स्थिति नहीं बनती अगर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने बार बार कहता हूँ मिलकर चलती तो ये नौबत नहीं आती। तो एक बात अशोक जी बताइए कि जो आपको लगता है, आप एक ये था कि राजस्थान सरकार ने भी थोड़ी पॉलिटिक्स की, बसेस भेज दी मजदूरों के साथ भर करके यूपी की तरफ, उसमें तो कोई बोगस बसेस थी राजस्थान की तरफ से, ये सब आपने राजनीति शुरू की कोविड के ऊपर, ऐसा आरोप बीजेपी वाले लगाते हैं, इसमें कितना सच है? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मुझे मौका मिल गया एक बार समय देने का। क्या मुझे बताइए कि इनकी राजनीति की अप्रोच यही है कि इतने असत्य बोल के और जोरदार तरीके से मीडिया में जाकर के कैसे बदनाम करो। एक मैं आपको एक लाइन में बात कहूंगा जिससे कि आप समझ जाएंगे, और पूरा आपको सुनने वाले समझ जाएंगे, देखने वाले समझ जाएंगे कि हर राज्य सरकार ने चाहा कि कोटा के बच्चे जो है हमारे खुद के पैसे से आने चाहिए, जिससे कि हम बदनाम नहीं हुए राज्यों के अंदर, चाहे वो यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो या झारखंड हो, कोई देश, राजस्थान, कई राज्य, कुछ राज्य, कोई भी राज्य हो। और आप उन्हें बताइए, उन्होंने खुद ने यहाँ पर अपनी बसें भेजी, डीजल कम पड़ गया के बर्बाद दीजिए, हम इसको बिल भेजेंगे आपको, बिल भेजा उन्होंने जानबूझ करके, या कहना चाहिए बिल भेजा, बसें किराए करी उसका बिल भेजा, उन्होंने खुद ने कहा हम पेमेंट करेंगे इसका क्योंकि ये छात्र है। उसके अलावा मैं पूछना चाहूंगा उनसे कि 32,000 छात्र गए वो क्योंकि राज्य सरकार ने खुद ने रेलवे को पेमेंट किया, जो रेलवे में गए थे, बस भेजी यूपी ने तो उन्होंने पेमेंट किया। बाकी 5 करोड़ रुपया खाली यूपी के लिए राजस्थान सरकार, वो सरकार है देश के अंदर जितने श्रमिक एक्सप्रेस रेलवे के अलावा, शायद आपको ही मालूम होगा, श्रमिक एक्सप्रेस बस सेवा हमने शुरू करी राजस्थान के अंदर। इसलिए राजस्थान में आपको मजदूर चलता फिरता नहीं मिला, बकायदा कैंप लगाए, हमने उनको छोड़ा उनके जिलों तक, गांव तक या प्रदेश तक। आप बताइए, हमने खाली यूपी के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए बसों में और ट्रेन में भेजने के लिए, सिर्फ यूपी के लिए, बाकी छोटे 25 करोड़ रुपए में खर्च किए देश के लिए। तो 5 करोड़ तो कहीं गए, और 36 लाख का बिल उन्होंने खुद ने कहा, मांगा हमसे बार बार, आप भेजिए भेजिए भेजिए, और रोडवेज का कॉर्पोरेशन है उसे बिल भेजा, उन्होंने पेमेंट किया। उसको लेके कितने चालाक लोग हैं ये लोग कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री महोदय खुद को उतार दे मैदान के अंदर, ये बात बोलने के लिए मुझे अच्छी नहीं लगी। पर ये जो बसें आपने भेजी थी जहाँ यूपी बॉर्डर में, प्रियंका गांधी जी ने भी बोला उसके बारे में, तो राजस्थान से आई थी ना सारी की सारी बसें हमने 2 बातें, एक तो श्रमिकों के लिए बसें भेजी, उसका मैंने आपको बताया 5 करोड़ रुपए, और बसें और ट्रेनें में गई यूपी के लिए। ये बसें सिर्फ है बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, कोटा के छात्रों के लिए सब राज्यों ने कहा हम खुद पेमेंट करेंगे, और उन्होंने पेमेंट किया। वो जो पेमेंट उन्होंने रोडवेज कॉर्पोरेशन को किया, उन्होंने खुद ने उनसे बिल मांगे, बार बार लिख करके मांगे, इन्होंने बिल भेजे, उन्होंने पेमेंट किया 36 लाख का, और 5 करोड़ हमें खर्च किया हमने, राज्य सरकार ने, उसको भूल रहे वो लोग और गुमराह कर रहे देश को।
तो आप अशोक जी भी एक स्टेटमेंट दी थी आपने कि आपकी सरकार ने 25 करोड़ रुपए खर्च किया श्रमिकों को भेजने के लिए या लाने के लिए, यही कहा ना आपने? या तो सबसे ये बड़ा अमाउंट है 25 करोड़, काफी लोग भेजे होंगे या लाए होंगे आप, कितनी संख्या थी? हमने करीब आप समझिए 13 लाख लोग तो हमारे यहाँ आए हैं और 6 लाख गए हैं राजस्थान से। तो आपका 7 लाख सरप्लस लोग आ गए। 25 करोड़ हमने खर्च किए ट्रेनों में और बसों के अंदर। और उसी रूप में आप देखिए कि आपके निजी वाहनों से आए 2.5 लाख, तो 1.5 लाख आए बस से आए हैं। 1,70,000 जिनको हमने भेजा है, ये फिर मैं बोल रहा हूँ 1,70,000 को भेजा हमने। कुल 6,15,000 लोगों को भेजा हमने यहाँ से। और राज्य में आए हैं 13 लाख लोग आए हैं। उसमें बस में आए हैं 60,000 आए हैं, ट्रेन से आए 64,000, निजी गाड़ी से आए 11 लाख, अन्य आए 1,20,000। इस प्रकार के खर्चा जो किया हमने 25 करोड़ 25 लाख का किया है। बस का किया 17 करोड़ रुपए 5,000 और ट्रेन का किया 8 करोड़ 20,000 रुपए। मैं अब आर्थिक स्थिति के ऊपर तक आते हैं कि आप विकास की बात, जब मेरे को लगता है कि विकास और कोविड के चक्कर में लड़ाई के अंदर विकास का जो है वो बलि चढ़ गई है। ये सच है कि विकास रुक गया है प्रदेशों के अंदर? ये ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई लड़ाई हुई नहीं है। ये खाली लड़ाई मीडिया के अंदर दिखा देते हैं थोड़ा बहुत, बाकी ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई है। बाकी हमारे चीफ सेक्रेटरी और राज्यों के चीफ सेक्रेटरियों ने बहुत अच्छे संबंध रखे आपस के अंदर। नहीं, लड़ाई का मतलब नहीं, मैंने कुछ को लड़ाई का मतलब ये कि कोविड के ऊपर इतना ध्यान चला गया प्रशासन का, इतना पैसा चला गया, जिसकी वजह से विकास के ऊपर जो ध्यान जाना चाहिए था वो कम हुआ है, उससे विकास रुक गया है, ये कह रहा हूँ। लड़ाई अफसरों की नहीं कह रहा मैं। नहीं, ऐसी बात मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने कहा आपको सब राज्यों के बीच में हमारे जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी भारत सरकार के, हमारे यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी लगातार संपर्क रखा। उसी प्रकार राज्य सरकारों के चीफ सेक्रेटरियों ने आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन किया। उसका फायदा मिला। कई बार कई राज्य सरकार की पॉलिसी होती है हमारे यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा, उसको अपनाना पड़ता है। अशोक जी फिर एक बार मैं क्लियर कर दूं कि आवाज गूंज रही है ना थोड़ी सी आपकी। मैं कह रहा हूँ विकास प्रदेश के अंदर जो होना चाहिए था, विकास की बात कर रहा हूँ, जो आप बाकी काम करते थे, सड़कें बनाने का, अस्पताल बनाने का, वो सब काम रुक गया है। या बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 2 महीने लॉकडाउन हुआ है, तो स्वाभाविक है अर्थव्यवस्था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और बजट पे जो हमने किया और जिस रूप में हमने कल्पना की थी, सपना देखा था साथ में काम करने का, आपका बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है। वो एक धक्का लगा, बहुत बड़ा धक्का लगा, इस पे कोई दो राय नहीं। और उसी रूप में हम तकलीफ में हैं। आने वाले वक्त के अंदर ही बिना रेवेन्यू के, रिसोर्सेज के, कैसे हम बजट को पेश कर पाएंगे, जो पेश किया कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ये बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने है। क्योंकि 11,000 करोड़ कोविड की वो हमारे सामने क्वेश्चन है। इसलिए आपका भारत सरकार को आगे आना चाहिए। आपका 11,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सिर्फ अप्रैल में चला गया, अब मई में उससे भी ज्यादा गया होगा मेरे को लगता है। अगर राजस्थान गवर्नमेंट का 11,000 या 20,000 करोड़ रुपए चला जाता है तो विकास के अंदर जो काम होने वाले थे उसका बहुत ही कैसे, उसको पूरा भरपाई कैसे करेंगे उसकी? ये तो मैं क्वेश्चन बार बार कर रहा हूँ भारत सरकार से। आप जो मुझसे पूछ रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ भारत सरकार से, ये बता दीजिए सब राज्यों के रेवेन्यू कम हो गए जब तमाम आपने अभी आंकड़े दिए 11,000 करोड़ के, एक महीने में अगर 11,000 करोड़ कम होंगे, या आप समझिए एक साल भर में जो आंकड़े हमारे पास आए थे वो भी 17,000 करोड़ के थे पिछले साल के। रेवेन्यू कम होना लग गया था कोविड आने के पहले से। आपको मालूम है इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, उसके बाद में राज्य सरकारों की रेवेन्यू जीएसटी कमाने लग गई और केंद्र के पास में जीएसटी कमाने लग गई, और राज्य सरकार में जो है उससे काम चला रही थी भारत सरकार। इवन जीएसटी का पैसा जो मिलता राज्यों को वो भी रोक दिया गया था। तो पहले से हम लोग उस स्थिति में चल रहे थे, और उसके बाद आप सोच सकते हैं लॉकडाउन नहीं होगा तो क्या स्थिति बनी है। अब हमारे सामने चिंता ये है, जो आप खुद चिंता व्यक्त कर रहे हैं, कि आगे आने वाले वक्त में पूरे बजट को पेश किया है वो कैसे पूरा होगा बिना केंद्र की मदद के, उसके लिए उनको जवाब बताना चाहिए हम लोगों को। आप क्या इमदाद करोगी? अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अभी 6 महीने लगेंगे रेवेन्यू शुरू होने के अंदर।
क्योंकि इंडस्ट्री खुलना एक बात है, इंडस्ट्री खुली है, चालू नहीं हुई अभी। चालू होने में डिपेंड करेगा मजदूर कितने आते हैं, कितने नहीं आते हैं, क्या रहेगा रवैया, ये सब बात करने वाली बात है। जो आपको मजदूर लगता है अशोक जी, आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर 6 महीने में आएगी, इससे कम ज्यादा टाइम लगेगा? मुझे लगता है कम से कम 6 महीने लगेंगे, कम से कम। आपने कहा कि केंद्रीय सरकार आपको पैसा नहीं दे रही है, परंतु केंद्रीय सरकार के पास भी तो पैसा नहीं आ रहा ना, जीएसटी भी नहीं आ रहा, कोई टैक्स भी नहीं आ रहा, इनकम टैक्स भी नहीं आ रहा, तो केंद्रीय सरकार को क्या सुझाव दे रहे हैं? पैसा कहाँ से लाए वो? मैंने कहा ना आपको, उनके लिए चाहिए, उनके पास आरबीआई, उनके पास में नोट छापने की मशीन है, तो उनके पास कोई भी तरीका निकाल सकते वो। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, अभी राजनीतिक मांग करने वाली बात नहीं है देश सरकार से। मैं ये कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को चाहिए राज्यों को बगैर मांगे हुए वो आगे आकर के इमदाद करें। राज्यों की क्या पॉपुलेशन है, क्या वहाँ की समस्याएं हैं, वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है नहीं है, बल्कि बाकायदा अगर कोरोना बढ़ गया तो क्या राज्य सरकार संभाल पाएगी उस कोरोना को। ये तमाम सर्वे करवा के केंद्र सरकार को खुद को आगे बढ़ के राज्यों को इमदाद करने का वक्त है। ये नहीं राज्य सरकार वहां लाइन लगाए दिल्ली के अंदर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर मुख्यमंत्री जाके अपनी पैरवी करे, वो वक्त नहीं है अभी। कटोरे में तो उनके भी कुछ नहीं है ना, निर्मला सीतारमण के कटोरा भी खाली है, आपके कटोरे भी खाली हैं, उस कटोरे में से क्या क्या करेंगे? आप सुझाव सीधा दीजिए ना कि आरबीआई को डेफिसिट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट को करनी चाहिए। जो 20 लाख करोड़ दिया उन्होंने, 10 लाख दिया, 25 लाख दिया, जितनी उन्होंने घोषणाएं की उसका असर आप कह रहे हैं कि कोई असर होने वाला नहीं है। तो आपको कैश चाहिए बांटने के लिए, तनख्वाह देने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। आप ये मांग कर रहे हैं, क्या मैं कहूँ मानूं कि उनको आरबीआई से नोट छपवा करके सबकी मदद करनी चाहिए जैसे बाकी देशों में हो रहा है? उसका ही मैं कह रहा, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, जापान हो, इटली हो, उनका जो पैकेज आया है जी, और जिस रूप में आया उसको समझ लेना चाहिए और हमारे यहाँ उसकी स्टडी करके हमारे लागू करना चाहिए। आपने ठीक कहा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि उनके पास क्या है, उनके पास सब कुछ है और राज्यों के पास कुछ नहीं है, क्योंकि राज्यों की रेवेन्यू भी खत्म हो गई है। तो उनको समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री को हम किस रूप में प्रमोट करें। खाली लोन देने से काम नहीं चलेगा। एमएसएमई इतना बड़ा सेक्टर होता है, अगर एमएसएमई को आपने कह दिया विदाउट गारंटी लोन देगी बैंकें, मैं पूछना चाहूंगा जब गारंटी के साथ लोन देती थी तभी बैंकें रिलेक्टेड होती थी कि वापस नहीं चुका पाएंगे। दूसरा, वो खुद लोन लेने की स्थिति में क्या पहले के लोन चढ़े हुए हैं तो लोन क्यों लेंगे, जबकि उनको लगेगा ही नहीं हम आगे आने वाले वक्त में ओपन कर पाएंगे, ढंग से चला। आप रोकूंगा आपको, मैं अशोक जी रोकूंगा। आप कहना चाह रहे हैं कि एमएसएमई को जो पहले के लोन नहीं दे पा रहे हैं बेचारे, जैसे किसानों का लोन माफ किया था राजीव गांधी कांग्रेस सरकार के जमाने में, आप मांग कर रहे हैं कि एमएसएमई के जितने पेंडिंग लोन हैं उनको माफ कर देना चाहिए? देखिए, माफ तो इनके लिए सुनहरा अवसर था कि राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने, तो मालूम है आपको कि सोनिया जी ने यूपीए गवर्नमेंट वक्त में, जो मनमोहन सिंह जी वक्त में कर्जा माफ हुआ था किसानों का, तो क्या आप समझते हैं कि जो स्थिति देश में बन गई है उनको चाहिए था 20 लाख करोड़ के पैकेज के साथ साथ में देश के किसानों को कर्जा माफ करने की घोषणा कर देती और साथ में एमएसएमई उद्योग जो है इनकी प्रॉब्लम की स्टडी करके इनको कुछ पुश करते, इनको भी कोई तरीका निकालते जिससे कि एक तरफ आपके लोग मजदूरों को आप तरीका, अशोक जी तरीका बताइए ना। कुछ नहीं, आप मुख्यमंत्री हैं, इतना बड़ा प्रदेश चला रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं सीधा आपसे बार बार पूछता हूं कि आप कहिए ना कि एमएससी का भी माफ कर देते कर्जा जैसे किसानों का किया। देखिए, एमएसएमई का कर्जा हो चाहे इंडस्ट्री का हो, ये तो मैं नहीं कह सकता कि पूरा कर्जा एक साथ माफ करने की स्थिति में केंद्र सरकार आ सकती है किसानों की तरह, पर ये मैं कह सकता हूँ कि उनका इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात करते हैं। जो पहले इंटरेस्ट चढ़ गए हैं उनको माफ करने की बात करते हैं। कुछ तो करते हैं कि एमएसएमई उद्योग भी संकट में है, इसलिए इनके ऊपर जो कर्जा था उनके इंटरेस्ट लगा, इसको माफ करते, कुछ तो कर सकते थे। ठीक, मैं एक बार क्यों खबर के जो समझा, मैं आप जो समझाऊं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपका कहना ये कि एमएससी के ऊपर जो पुराना ब्याज है उसको तो माफ कर सकते थे और नया जो लोन दे रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट फ्री लोन देते, ये बात कह रहे हैं ना आप? देखिए, नए लोन की इंटरेस्ट फ्री की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ
आप कम से कम पुराना जो इंटरेस्ट चढ़ गया है जी उसको माफ कर सकते थे, इंटरेस्ट है कि नहीं? रेट कम कर सकते थे। मांग बोलने का मतलब मांग ही होती है। जी इंटरेस्ट रेट कम कर सकते थे एमएसएमई के लिए अभी, क्योंकि सभी लोग हालत पतली हो चुकी है देश के अंदर, तो उसके लिए सरकार को आगे आके कदम उठाने पड़ेंगे। नहीं, एक बार अब अर्थव्यवस्था की बात कर ही रहे हैं हम, उसके अंदर क्योंकि आपके 3 इंपॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर आप हैं, बघेल साहब हैं और अमरिंदर सिंह जी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोग कहना है कि जैसे आपके यहाँ केस कम है उनके यहाँ भी कम है। मेरे को कहीं ये नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर कोई समन्वय है। हमेशा आप लोग देखते रहते हैं कि दिल्ली में गांधी परिवार के लोग क्या बोलेंगे उसके आगे चढ़ेंगे। तो अपना जो विकास का मॉडल है, एक कांग्रेस चीफ से मिल करके देश के सामने कोई मॉडल नहीं रख सकती थी कि ये हमारा अल्टरनेटिव मॉडल है, मोदी जी ने ये किया, उसमें ये कमियां थी, ये कांग्रेस का मॉडल है, इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ हाईकमांड और हमारे मुख्यमंत्री सबकी विजन एक होती है और उसी रूप में हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं। पहले भी सोनिया गांधी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी, वर्किंग कमेटी हुई थी, तब भी हम लोग खुल के विचार दिए थे। तो सबके विचारों का चिंतन मंथन होने के बाद में हम लोगों की मांगे होती है। और मैं समझता हूँ कि जहां तक आपने कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री को मिलकर कोई मॉडल बनाना चाहिए, तो मैंने जब बार बार आपको कहा अभी वक्त नहीं है कि हम कोई अलग से कांग्रेस वाले या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट अलग से प्लेटफॉर्म बनाए, मांगे रखे सरकार पर, दबाव देवे, तो दबाव की राजनीति कहलाएगी। वो कहलाएगी साहब कि देखिए नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ बनी हुई है, ऐसे हम अपनी राजनीति कर रहे हैं, उल्टा हमारे को आरोप लगेगा। हम चाहते बगैर मांगे हुए केंद्र सरकार को आगे आके, जैसी स्थिति राज्यों की है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी कही थी आपको, हो सकता है उसमें बीजेपी के राज्य हो, किसी राज्य में हो सकता है कि बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर हो हेल्थ का, हो सकता है वो बीजेपी राज्य हो, तो केंद्र को चाहिए आगे आने वाले वक्त में कोरोना फैल सकता है मान लीजिए, उस वक्त में उस राज्य की स्थिति क्या बनेगी, आगे लोगों की स्थिति क्या बनेगी। हमारे लिए भाई जीवन बचाना बड़ा प्रायोरिटी का काम है। जीवन बचाना और आजीविका बचाना दोनों काम जरूरी है। कई राज्यों की मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहां की स्थिति बहुत ही नाजुक है, स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो आप बता दीजिए मुझे, अगर वो राज्य सरकारें हमारी कांग्रेस की नहीं भी है तो केंद्र को आगे आना चाहिए उनकी मदद करने के लिए। कल मान लो रोग फैल गया, बीमारी फैल गई, महामारी फैल गई, तो वहां के लोगों की स्थिति क्या बनेगी। और रोग फैलता है, महामारी फैलती है तो एक राज्य तक सीमित नहीं रहती है और राज्यों में जाती है, वो पूरे देश की बात होती है। ये मेरा मानना है। नहीं, आप देखिए ना, अब मैं बार बार चीफ मिनिस्टर की बात इसलिए कर रहा हूँ कांग्रेस की कि देश की स्थिति ऐसे आ गई है, जो पत्रकार भी फील करते हैं, बाकी भी देखते हैं कि कांग्रेस जो है द ऑपोजिशन या बाकी ऑपोजिशन पार्टी लगभग कह सकता हूं कि पंगु हो गई है। कांग्रेस में कोई वॉइस नहीं है कि कोई ऑपोजिशन क्रेडिबल साख जिसकी साख हो, ऐसी कोई बात कहें, लोग कहें हाँ ये कांग्रेस की बात है जिसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उसके अलावा अशोक गहलोत की कोई आवाज नहीं सुनाई देती, ना बघेल साहब की आवाज देती है, ना अमरिंदर सिंह की आवाज देती है। तो कांग्रेस अपने आप में वीक क्यों होती चली जा रही है? ये मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो आवाज सोनिया गांधी बोलती है पूरा देश सुनता है और सरकार घबरा जाती केंद्र की। उन्होंने कहा कि एक उन्होंने खरीदते कह दिया कि श्रमिकों से पैसा मांगने का हक नहीं है रेलवे को, और सरकार की स्थिति पतली हो गई और उन्होंने कह दिया कांग्रेस पार्टी पेमेंट करेगी, सरकार हमारी जहां पर है वहां सरकार पेमेंट करेगी। एक घोषणा मात्र से सरकार हिल गई है देश की, ऐसी क्या बात है? इसलिए मैं नहीं मानता। दूसरा, राहुल गांधी अगर जाते मजदूर मिलने के लिए और सीधी वित्त मंत्री उतरती मैदान के अंदर और राहुल गांधी के ऊपर क्या क्या टिप्पणियां करती है, ये क्या दर्शाता है? आज भी कांग्रेस में दमखम है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बोलता है, केंद्र नेता बोलता है तो सबको सुनना पड़ता है। और सरकार की खुद की स्थिति क्या बनती है आप खुद देख रहे हो। नहीं, मैं जो आपसे बात पूछ रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस की जो जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी इतनी वहां पर 15 करोड़ 16 करोड़ मेंबर हैं, कांग्रेस की मेंबरशिप किसी को पता नहीं है, नेतृत्व फ्यूचर का क्या होगा। पहले राहुल जी अध्यक्ष बने, वो छोड़ के चले गए, उसका सोनिया जी एक्टिंग प्रेसिडेंट है, नया प्रेसिडेंट कौन आएगा? आपको पता है कि आपका कोई नया प्रेसिडेंट जो गांधी नहीं होगा आएगा कभी?
ये देखिए, ये कई बार इस पे बहस चलती रहती है मीडिया के अंदर भी। इतना मैं कह सकता हूँ अपने अनुभव से कि मोदी जी का सपना कभी पूरा नहीं होगा कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करने का। अभी तो हो गया ना फिलहाल तो। लगता है आप लोगों को कि कांग्रेस की स्थिति क्या है? मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में, आज भी हर गांव में देश के 6 लाख गांव के अंदर अगर चौकी है तो कांग्रेस की है। आज भी हर गांव के अंदर बात की जाती है तो कांग्रेस की जाती है, चाहे 54 मेंबर क्यों नहीं हो केंद्र के अंदर, लोकसभा के अंदर, तब भी कांग्रेस आज प्रिंसिपल विपक्ष की भूमिका निभा रही है देश के अंदर। गांव गांव में, कस्बों में, जिलों में, प्रदेशों के अंदर कांग्रेस की वजूद अलग तरह का है, क्योंकि सच्चाई कांग्रेस पक्ष के अंदर है। जो गांधी जी की नीतियां थी, पंडित नेहरू के वक्त की जो घोषणाएं थी या जो फैसले थे, इंदिरा गांधी के जो शहीद हुई देश के लिए या राजीव गांधी शहीद हुए हैं, आज देश भूला नहीं है। वो अलग बात है कि मोदी जी ने असत्य बोल के, जुमलेबाजी करके सत्ता प्राप्त कर ली 2 बार। एजेंडा आरएसएस का और बीजेपी का लागू कर दिया है हिंदुत्व के नाम पर। आप हिंदू मुसलमान की बात करो किसी मुल्क के अंदर, तो धर्म के नाम में जो दंगे होते हैं तो हिंदू हिंदू बन जाता है, मुसलमान मुसलमान बन जाता है। दुर्भाग्य देश का। ये बात छोड़ दीजिए, वरना कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। सोनिया गांधी की लीडरशिप में सब चल रहे हैं, राहुल गांधी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और पार्टी में आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। नहीं, पर अशोक जी, आप सीनियर नेता कांग्रेस के हैं, आपके यहाँ इतने सीनियर जैसे अमरिंदर सिंह जी हैं, हुड्डा हैं, आप बघेल जी हैं, कमलनाथ जी हैं, दिल्ली में भी काफी लोग हैं कांग्रेस के। जो आपने कहा कि हर गांव में कांग्रेस का झंडा कोई ना कोई मिल जाएगा, परंतु एक संगठनात्मक तरीके से कि कांग्रेस को आगे कैसे ले जाना है, सिवाय आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नेम लेकर के कांग्रेस आगे कैसे बढ़े, इसके बारे में कभी आपका दिखाई नहीं देता, हम लोगों को दिखाई नहीं देता। हो सकता है आप अंदर कर रहे हैं। एक बार बताइए मुझे कि 70 साल के बाद में इस देश के जो आवाम है या कांग्रेस के जो रैंक एंड फाइल के लोग हैं, वोट हमेशा हुए, गुप्त हुए हैं वोट। डेमोक्रेसी कायम रही हमारे यहाँ, पाकिस्तान के अंदर सैनिकों का शासन नहीं हुआ। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए चुनाव हुए हैं, डेमोक्रेसी के अंतर्गत हुए हैं, चुनाव हारे भी जीते भी, कांग्रेस भी हारी जीती है, तो क्या कारण है कि आज भी पूरे देश के कांग्रेस चाहते हैं कि गांधी परिवार का आदमी अध्यक्ष बनेगा तो हम सबको साथ लेके चलेगा, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को ये साथ आएंगे, आगे आएंगे तो हमें नौजवानों को मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। अगर ये तमाम रैंक एंड फाइल में भावना बनी हुई 70 साल के बाद में भी, तो कुछ तो ऐसी खासियत होगी इस परिवार के अंदर, इनकी अप्रोच होगी, सोच होगी, फैसले होंगे, जिसके कारण से आज 70 साल के बाद में भी हम सब लोग चाहते हैं कि गांधी परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष बनना चाहिए। इसका आप ये प्रूव कर रहे हैं जो मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर बिना गांधी के कांग्रेस चल नहीं सकती। उनके परिवार में हर रोज कोई ना कोई नया अध्यक्ष आता है, कोई नया प्रधानमंत्री मोदी जैसा भी बन सकता है। तो उनके तो वही बात है ना कि आपको लगता है कि कांग्रेस बिना गांधी के, कांग्रेस का फ्यूचर अंधकारमय है। ये आप इसको, मैं आपको जल्दी करना चाहूंगा, मोदी जी का मैंने फिर आपको कहा, वो तो ये बातें बोलेंगे कि बिना गांधी परिवार चल नहीं सकता है। उनको बोलने का अधिकार क्या? बिना आरएसएस के वो नहीं चल सकते, मोदी जी बिना आरएसएस के नहीं चल सकते हैं। और मैंने एक सुझाव दिया था एक बार जी कि आरएसएस के करीब 100 वर्ष होने आए हैं जी, और बीजेपी के करीब 60 वर्ष हो गए होंगे मेरे ख्याल से, अंदाज से। और उन्होंने आरएसएस ने काम तो सांस्कृतिक संगठन के रूप में काम करेंगे। आज पूरा दबदबा, पूरे एजेंडा आरएसएस का काम कर रहा देश के अंदर। उनका एक प्रचारक जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी, वो देश के आज प्रधानमंत्री हैं। उनके दूसरे प्रचारक हैं या उनके वरिष्ठ नेता हैं, वो गृह मंत्री हैं। पूरी कैबिनेट आरएसएस की बनी हुई है। बगैर उनके ना मुख्यमंत्री बन सकता है, ना कोई बन सकता है केंद्रीय मंत्री बन सकता है, ना बीजेपी। मैं आपको अशोक जी, मैं बात समझ गया कि जैसे सब कुछ आरएसएस जो है बीजेपी की सब कुछ है। मैं ये कहूं कि कांग्रेस के लिए गांधी परिवार आरएसएस है, उनके बिना चल नहीं सकता गांधी कांग्रेस। एक बार मैं पूरी कर लूं अपनी। जी जी, मैं कहना चाहूंगा कि आज आरएसएस जो है, वो आज आरएसएस का शासन है देश के अंदर।
बीजेपी तो सेकेंडरी हो गई है। तो मैं कहना चाहूंगा, मोहन भागवत जी से भी कहना चाहूंगा, प्लीज प्लीज आप क्या कीजिए, आरएसएस को कन्वर्ट कर दीजिए पॉलिटिकल पार्टी के अंदर और बीजेपी को मर्ज कर दीजिए उसके अंदर। तो एक क्लियर कट लाइन खींच जाएगी, कांग्रेस की अलग होगी, उसकी नीतियां, उसके कार्यक्रम के सिद्धांत, और बीजेपी का और आरएसएस का सबको मालूम एजेंडा क्या है देश के लिए, हिंदुत्व एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। आप मुकाबला कीजिए मैदान में उतर करके, जनता फैसला करेगी हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप भी तो, क्योंकि जो आरएसएस करती है बीजेपी के लिए, आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट गांधी परिवार भी बीजेपी का आरएसएस टाइप है। उनके नाम के बिना आप भी नहीं जीत सकते, ऐसा आरोप आप इसको इस रूप में ले भी सकते हैं, मुझे एतराज नहीं होगा कि आज गांधी परिवार का जो औरा है देश के अंदर, आजादी के पहले भी आजादी के बाद में भी जो सेक्रीफाइस है उसको देश भूल नहीं सकता है। आज किसी प्रधानमंत्री पद पे रहते जान चली जाए देश के लिए, प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी, उनकी जान चली गई। सरदार बहन सिंह जी थे, वो मुख्यमंत्री रहते हुए शहीद हो गए देश के लिए, तो क्या देश उनको भूल सकता है क्या? वोटों की राजनीति दूसरी होती है, पर देश के दिलो दिमाग के अंदर भावना दूसरी भी होती है, मौका आने पर पड़ती है। मतलब कांग्रेस, मतलब मैं जो कहना है, जो आपका अपना विचार भी है, जो लगता भी है गांधी परिवार के ऊपर, जो हमने 40 साल के जर्नलिज्म में देखा है कि गांधी परिवार के नाम से ही वोट मिलते हैं कांग्रेस को, इसमें कोई सच की बात नहीं है। आप भी वही कह रहे हैं ना? गांधी परिवार के नेतृत्व में पार्टी चलती है, और जब पार्टी चलती है तो गांधी परिवार के नीतियों पे भी चलती है, कांग्रेस की जो नीति है, कार्यक्रम सिद्धांत है, उस पर भी चलती है, उसी रूप में वोट मिलते हैं। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि एक बार सवाल पूछे, पिछले 6 साल के अंदर गांधी परिवार ने देश को क्या दिया? पार्टी को एकजुटता दी, पार्टी को एकजुटता दी, एकजुटता दी है पार्टी को, पार्टी को दिया। देश को क्या दिया? अगर पार्टी एक विपक्ष चाहता है, देश विपक्ष है नहीं देश के अंदर, जो कांग्रेस को की जिम्मेवारी थी कि विपक्ष बने स्ट्रांग, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष देने में फेल हो गई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं उनके कारण पार्टी एकजुट रही, और पार्टी जो संघर्ष कर रही है राज्यों के अंदर, इवन हमारे यूथ कांग्रेस, एनएसयू के लोग भी, महिला कांग्रेस भी अपना काम कर रही है जितना जिसकी क्षमता है उस ढंग से, चाहे वो कोविड-19 में लड़ाई की बात हो, चाहे वो आपके लॉकडाउन की बात हो, श्रमिकों की सेवा करने की बात, विचार आप व्यक्त में काम कर रही है। कांग्रेस बड़ा संकट में दिखता नहीं लोगों को। आपको लगता है कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, शासन किया है कांग्रेस ने, लोग कैसे बोल सकते हैं उसको? अशोक जी, मैं आपको लगता है कि कांग्रेस का अभी भविष्य बहुत ही उज्जवल है राहुल गांधी के नेतृत्व में? बिल्कुल बिल्कुल, गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए राहुल गांधी के बारे में, क्योंकि बीजेपी की चाल रही हमेशा, मैं खुद देख रहा हूँ 40 साल से ज्यादा तो मुझे देखते हुए हो गया कि नंबर 1 जो कांग्रेस में, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, और चाहे राहुल गांधी हो, नंबर 1 पे अटैक करो, 1 पे अटैक करो। अगर वो डैमेज हो जाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा, सत्ता में आ जाएंगे। प्रियंका जी का क्या रोल? इधर राहुल गांधी को इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से डैमेज करने की कसर नहीं छोड़ी। पर आपने गुजरात में देखा, मोदी जी और अमित शाह जी को हिला के रख दिया राहुल गांधी ने, जिस रूप में कैंपेन चला। चलो आखिरी सत्ता में आएगी नहीं आएंगे वहां पर हम लोग, देश की रोटी बन गई थी, आप भी जानते हो, दुनिया जानती है। भाई आप गुजरात में एमएलए छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, आपके वहाँ कांग्रेस के बड़ी वहां पर गुजरात के अंदर, मैं सवाल पूछूं प्रियंका जी का क्या फ्यूचर है इसके बाद? फ्यूचर कोई भविष्य में, मैं कोई भविष्य वक्ता थोड़ी हूँ, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ। नहीं, दोनों में से कौन लीड करे कांग्रेस के लिए अच्छा है? मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, सबकी अपनी भूमिका होती है और उसी रूप में हम आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। धन्यवाद। प्रियंका गांधी अपनी भूमिका निभा रही है, राहुल गांधी अपने अलग निभा रहे हैं, कैप्टन साहब पंजाब अलग निभा रहे हैं, मैं अलग निभा रहे हैं, राम समीर अलग निभा रहे हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग निभा रहे हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि कांग्रेस किस रूप में उभर के आएगी देश के अंदर।
चलो हम आपको देखते रहेंगे, काफी साल से देख रहे हैं, आगे भी देखते रहेंगे। आप हमारे साथ बातचीत की, अशोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, शुक्रिया आपका। अच्छा दिया।